चलिए, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मार्सिलिया में बीजाणु ध्वनि का विकास, स्पोरेंजियल डेवलपमेंट इन मार्सिलिया। तो देखिए, स्पोरेंजिया हमने पढ़ा था कि स्पोरोकार्प में बनती है। तो बीजाणु ध्वनि की कोई भी एक कोशिका स्पोरेंजियल इनिशियल के रूप में कार्य करती है। उसमें एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है जिससे दो कोशिकाएं बनती हैं, आउटर सेल और इनर सेल। इसमें जो इनर सेल है उसका बीजाणु ध्वनि के विकास में कोई योगदान नहीं होता। सारी बीजाणु ध्वनि का विकास केवल बाह्य कोशिका से होता है। इस बाह्य कोशिका में एक चतुष्फलकीय शीर्षस्थ कोशिका बनती है, एपिकल सेल बनती है, और ये एपिकल सेल एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल डिवीजन द्वारा दो सेल बनाती है, जैकेट इनिशियल, आर्कियोस्पोरियल इनिशियल। जैकेट इनिशियल से जैकेट बनता है, यानी बीजाणु ध्वनि की भित्ति का निर्माण होता है, जबकि आर्कियोस्पोरियल सेल से दो प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं। एक तो टेपेटम इनिशियल, हम जानते हैं कि टेपेटम जो है वो बीजाणु ध्वनि को पोषण देने का कार्य करता है, और दूसरी बनती है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं। उन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन से एसएमसी स्पोर मदर सेल बनती हैं, बीजाणु मात्र कोशिकाएं बनती हैं, और बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अल्टीमेटली विभाजन से बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो ये एक पूरा आउटलाइन है द डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया इन मार्सिलिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे इसके बहुत महत्वपूर्ण पक्ष की चर्चा करेंगे। चलिए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि इस बीजाणु ध्वनि का स्फुटन कैसे होता है। तो देखिए, मार्सिलिया की बीजाणु ध्वनि को सूखने में 2 से 3 वर्ष लग जाते हैं, बहुत ही कठोर होती है। और जब यह सूख कर फट जाती है तो क्या होता है, इसके यहां से जो है वो जिलेटिनस, जो जिलेटिन की रिंग थी हमने पढ़ा था चारों ओर, वो बाहर आ जाती है, और धीरे धीरे ये रिंग और बाहर आने लगती है। और जब पूरी तरह से ये रिंग बाहर आ जाती है तो यहां पर हम इसकी बीजाणु ध्वनियों को देख सकते हैं। यानी इसकी दो सरफेस है बीजाणु ध्वनि की, ये बीच में से फट गया, जिलेटिनस रिंग बाहर आएंगी और उसके साथ बीजाणु ध्वनियां भी बाहर आ जाएंगी। इसके जो बीजाणु हैं उनके अंकुरण की गजब क्षमता होती है। लगभग 80 से 100 साल की अगर स्पोरोकार्प है तो उसके भीतर के बीजाणु भी सुरक्षित रहेंगे, और 100 सालों बाद भी उनमें अंकुरण की क्षमता होती है। यानी ये स्पोरोकार्प कितनी रेजिस्टेंट संरचना है आप कल्पना कर सकते हैं। चलिए, अब हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक, परीक्षा में जिस पर प्रश्न बनते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट, बीजाणु फलिका की आकारीय प्रकृति की, द मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ स्पोरोकार्प। हर साल इस पे प्रश्न बनता ही है, चाहे छोटा बने बड़ा बने, इंपॉर्टेंट है। हाँ, बीजाणु ध्वनि की आकारिकीय प्रकृति। सर मैं 5-10 मिनट की क्लास करके हम अभी एक फॉर्म आया है, ये नहीं, ये गई
बीजाणु फलिका की आकारिक की प्रकृति का मतलब है बीजाणु फलिका वास्तव में क्या है, किस अंग से ये बना होता है। जैसे हम फ्लावर को मॉडिफाइड शूट कहते हैं, हर रचना किसी न किसी के रूपांतरण से बनती है। तो ये बीजाणु फलिका क्या है, क्या ये पत्ती का रूपांतरण है, क्या ये किसी और संरचना का रूपांतरण है, इसका उद्गम कैसे हुआ, ओरिजिन कैसे हुआ है। तो अलग अलग थ्योरीज आई हैं, तो उन सारी थ्योरीज को दो भागों में बांटते हैं। एक थ्योरीज ये कहती है कि ये जो है लीफ सेगमेंट से बना है, कि बीजाणु फलिका का निर्माण पत्ती के किसी एक भाग, जिसको हम लीफलेट्स भी कह सकते हैं, पत्रक भी कहते हैं, उससे हुआ है। कुछ वैज्ञानिक इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं और कुछ कहते हैं पर्णवृंतीय पेटियोलर हाइपोथेसिस, कि बीजाणु फलिका का निर्माण लीफ या लीफलेट से नहीं बल्कि उसके पर्णवृंत से या पेटियोल से हुआ है। तो ये दो थ्योरीज अलग अलग दी गई है, हम उसको समझने का प्रयास करते हैं। पहले हम लेते हैं ये मानकर कि बीजाणु फलिका का विकास लीफ सेगमेंट से हुआ है। तो हम लीफ सेगमेंट या लेमिनर हाइपोथेसिस को पहले पढ़ने जा रहे हैं। कई साइंटिस्ट हैं, रूसो है, बोवेल है, पूरी एंड गर्ग है, गुप्ता है, उन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज दी और इस सिद्धांत के पक्ष में अपने प्रमाण दिए। चलिए, तो उसमें सबसे पहले चर्चा करते हैं रूसो की। रूसो ने ये कहा कि लीफ के दो लीफलेट्स हैं और उनकी वेंट्रल सरफेस, अब जैसे ये दो लीफलेट्स हैं, उनकी वेंट्रल सरफेस से ये दोनों जुड़ गए, बंद हो गए और उसके भीतर बीजाणुओं का निर्माण हुआ। तो दो लीफलेट या पर्णकों के आपस में संयुक्त होने से बीजाणु फलिका का निर्माण हुआ है। ये किसका कहना है? रूसो का। इसी बात का समर्थन किया कैम्पबेल ने। कैम्पबेल ने कहा कि ये एक पिन्नेटली कंपाउंड लीफ है। ये किसने कहा? कैम्पबेल। पिन्नेटली कंपाउंड लिंक आपने पढ़ा होगा, संयुक्त पर्ण, संयुक्त पिच्छाकार पर्ण, ये बेसिक टर्मिनोलॉजी आपने पढ़ी होगी। तो जो बीजाणु फलिका है वो एक तरह की पिन्नेटली कंपाउंड लीफ है। तो इस पिन्नेटली कंपाउंड लीफ के अंदर ही बीजाणु या बीजाणु धनी का निर्माण होता है। तो ये बताया था कैम्पबेल ने। चलिए, इसके बाद एक और समर्थक है ईम्स। उन्होंने बताया कि बीजाणु फलिका का निर्माण ऐसी पत्ती से हुआ है जिसमें 4 पर्णक हैं। इसमें 2 तो बीजाणु फलिका की दोनों सतहों का निर्माण करते हैं और 2 पर्णक ट्यूबरकल का निर्माण करते हैं। हमने पढ़ा था ऐसे 2 ट्यूबरकल होते हैं। तो 2 पर्णकों से तो ये तांते बने ट्यूबरकल और 2 से बीजाणु फलिका बनी। तो कुल 4 पर्णकों वाली संयुक्त पर्ण से किसका निर्माण हुआ है? बीजाणु फलिका का निर्माण हुआ है। और उन्होंने इसके संबंध में प्रमाण के लिए इसकी एनाटॉमी या वेस्कुलर सप्लाई से एक प्रमाण दिया। अगर हम इसकी वेस्कुलर सप्लाई को देखें, एक मिनट, अलग रंग की चौक हो तो मैं देखता हूं।
इसमें क्या है, ये जो वेस्कुलर सप्लाई है उसमें 4 स्टैंड आपको दिखाई देंगे, जो कि 4 अलग अलग पर्णकों को जाते हुए दिखाई देते हैं। तो ये एनाटॉमी ये बताती है कि हो सकता है कि 4 पर्णक फोल्डेड हो गए हो और उससे बीजाणु फलिका का निर्माण हुआ हो, ये बताया था एम्स ने। और एक समर्थक है पूरी एवं गर्भ। इन्होंने भी बताया कि बीजाणु फलिका वास्तव में पर्णकों से ही बनी होती है, और ये जो पर्णक होते हैं देखिए, ये पर्णक है, 1 2 3 अलग अलग पर्णक है। प्रत्येक पर्णक में अपनी वेस्कुलर सप्लाई है जिसको कमिश्रल बंडल कहते हैं, और संधाई पुल कहते हैं, कमिश्रल बंडल। ये शाखा आगे जाकर 2 पालियों में बढ़ जाती है। जैसे पर्णकों की 2 पालियां होती है, वैसे ये भी 2 पालियों में बढ़ जाती है। और इन दोनों पालियों के बीच में ये जो सतह है आंतरिक, वहां पर बीजाणु धनिया पाई जाती है। तो द नंबर ऑफ लीफलेट सेगमेंट इज इक्वल टू कमिश्रल बंडल एंड एवरी वेस्कुलर ट्रेसेस बाइफरकेट इनटू द 2 लोब्स ऑफ लीफलेट्स। जितनी लीफलेट है उतने ही वेस्कुलर बंडल हैं, और उनकी भीतरी सतह पर ये स्पोरेंजिया, ये पूरी और गर्भ का कहना है। गुप्ता ने भी कुछ ऐसा ही बताया, लेकिन उन्होंने बताया कि स्पोरोकार्प जो है वो लीफलेट का नहीं बल्कि लीफ का पूरी की पूरी पर्ण का मॉडिफिकेशन है। इस तरह से पूरी की पूरी पर्ण का मॉडिफिकेशन। और इसमें भी सेम, जो संधाई पुल है उसकी शाखाएं दोनों तरफ जाती हैं, बाइफरकेट हो जाती हैं, और यहां पर बीजाणु धनिया पाई जाती है ना। तो ये सारी थ्योरीज जो है वो ये बताती है कि कहीं न कहीं या तो पूरी पर्ण या पत्ती का कोई भाग जिसको पर्णक कहते हैं उससे बीजाणु फलिका बनती है। तो ये सारी लीफ सेगमेंट या लेमियर हाइपोथेसिस। अब दूसरी थ्योरी जो हमारी है दैट इज पेटियोलर हाइपोथेसिस। जोहानसन ने इसके पक्ष में प्रमाण दिया और कहा कि मार्सिलिया की जो स्पोरोकार्प है वो न लीफ से बनी है, न लीफ सेगमेंट से बनी है, बल्कि वो पूरी की पूरी जो लीफ स्ट्रक्चर है इंक्लूडिंग पेटियोल पर्णवृंत उससे विकसित हुई है ना। तो एक सिद्धांत ये भी प्रचलित है कि बीजाणु फलिका पर्णक का रूपांतरण न होकर संपूर्ण पर्ण जिसमें पर्णवृंत भी आ गया उससे मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, तो ये कुछ थ्योरीज थी जो मार्सिलिया की स्पोरोकार्प के मॉर्फोलॉजिकल नेचर के बारे में प्रचलित हैं। तो आप इन सभी थ्योरीज को अच्छी तरह से देखें, क्योंकि परीक्षा में या तो इंडिविजुअल अथवा पूरी थ्योरी पूछी जाती है। तो आगे हम अब इसकी रिप्रोडक्शन और इसकी लाइफ साइकिल को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।